नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। मैं हूं कायनात अंसारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ। देहरादून से आ रही ये बड़ी खबर। शाम 7 बजे मुख्यमंत्री धामी पहुंचेंगे पार्क रोड। दशहरा कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। शाम करीब 7 बजे मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पहुंचेंगे सीएम। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में पूरा करेंगे शासकीय कार्य। शाम करीब 7 बजे मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पहुंचेंगे और शासकीय कार्य यहीं पूरा करेंगे। दशहरा कार्यक्रम में आज शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। शाम 7 बजे मुख्यमंत्री धामी पहुंचेंगे पार्क रोड। दशहरा कार्यक्रम में करेंगे शिरकत पुष्कर सिंह धामी। शाम करीब 7 बजे कैंप कार्यालय पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में पूरा करेंगे शासकीय कार्य। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी कैलाश जोशी। कैलाश जी, जरा बताएं, आज सीएम जो हैं दशहरा के कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। आज का जो कार्यक्रम है वो किस तरीके से रहने वाला है? सीएम का शासकीय कार्य भी आज मुख्यमंत्री निपटाएंगे अपने अलग से कार्यालय में बैठकर। बिल्कुल कायनात, आपको बता दो कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जो है आज सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक मुख्यमंत्री कार्यालय में जो है शासकीय कार्यों को निपटाएंगे। मुख्यमंत्री आवास में कैंप कार्यालय है, वहां पर अपने दैनिक दिनचर्याओं के कार्यों को करेंगे। शाम को 7 बजे जो है मुख्यमंत्री हिंदू नेशनल पार्क रोड देहरादून में पहुंचेंगे, जहां पर लक्ष्मण चौक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जो दशहरा आयोजन, दशहरे का जो पर्व है उसका आयोजन है, उसमें प्रतिभाग करेंगे। शाम 7:40 पर फिर मुख्यमंत्री दोबारा जो है अपने कैंप कार्यालय पहुंचेंगे और अपने कैंप कार्यालय में जो प्रशासकीय कार्य है उनको निपटाएंगे। कैलाश जी, क्या इस दशहरा कार्यक्रम में सीएम के साथ और भी कुछ प्रमुख चेहरे जो हैं वो शिरकत करेंगे, और किस तरीके से आज सीएम के इस कार्यक्रम में शिरकत जो होने वाली है उसको देखा जाए? बिल्कुल कायनात, आपको बता दूं कि जो लक्ष्मण चौक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जो दशहरा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी वहां पर मौजूद रहेंगे। साथ में स्थानीय विधायक वो कई मंत्रियों के वहां पर शामिल होने की जो है चर्चा है। और साथ ही अगर बात करें तो कोविड प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जो है अभी जो है ये प्रोग्राम जो है मैनेज किया गया है, क्योंकि कोरोना काल को देखते हुए जो कोविड प्रोटोकॉल है उनका ध्यान रखते हुए यहाँ पर बड़ी सादगी के साथ ये कार्यक्रम को रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जो है शिरकत करेंगे। सीएम शिरकत करने वाले हैं जहां दशहरा कार्यक्रम में, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई होगी, तो सुरक्षा के मद्देनजर जो है क्या खास इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, आपको बता दूं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फायर ब्रिगेड वहां पर ऑलरेडी मौजूद हो गई है। साथ ही जो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था है मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग वो सारी व्यवस्थाएं वहां पर चाक चौबंद है। पुलिस लगातार निगरानी बनाए हुए, क्योंकि शाम को 7:40 लगभग 7 बजे का समय है जहाँ पर दशहरा का दहन होना है और वहाँ पर मुख्यमंत्री को रहना है। अगर प्रशासनिक तौर से अगर हम देखें तो प्रशासनिक तौर से सारा अमला वहाँ पर लगा हुआ है, पूरी व्यवस्थाएं वहाँ पर चाक चौबंद कर दी गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया कैलाश जोशी जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दशहरा कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं और शाम करीब 7 बजे मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय जो है वो पहुंचेंगे और यहां पर शासकीय कार्य भी पूरा करेंगे। 7:40 तक जो है मुख्यमंत्री वहां पर रहेंगे। करीब 40 मिनट तक यहां ठहराव करेंगे दशहरा कार्यक्रम में, और इस दौरान उनके साथ स्थानीय विधायक और कई दूसरे जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो भी मौजूद रह सकते हैं। पार्क रोड में स्थित ये जो कार्यक्रम है, पार्क रोड स्थित जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसमें मुख्यमंत्री आज पहुंचेंगे। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। देहरादून से आ रही ये बड़ी खबर। सीएम धामी ने विजयदशमी की दी शुभकामनाएं। सीएम ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को खुशहाली की है कामना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रदेशवासियों से अपील, कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखकर त्योहार मनाएं। तो अपने ट्वीट के जरिए आज विजयदशमी के पर्व की शुभकामनाएं सीएम पुष्कर धामी ने प्रदेशवासियों को दी हैं और सभी के लिए मंगल कामना की है मुख्यमंत्री ने। साथ ही अपील भी की है कि कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखें और उनको मद्देनजर रखते हुए ही पूरे एहतियात के साथ आज का पर्व मनाएं, दशहरे का पर्व मनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की प्रदेशवासियों से अपील, कोविड प्रोटोकॉल का रखें ध्यान, कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखकर त्योहार मनाएं।
गुवाहाटी में शहीद हुए उत्तराखंड के जवान सोनित कुमार सैनी का पार्थिव शरीर रुड़की के धनौरी पहुंचा, जहां पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेना के पार्थिव शरीर पर सैनिक के पार्थिव शरीर पर फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। शहीद के परिवार से मिलकर धामी ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार परिवार की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उनकी रेजिमेंट का, जिस रेजिमेंट में वो काम करते थे, उस रेजिमेंट का घोष वाक्य था सर्वत्र। और उनके जाने के बाद भी वो हमेशा यहाँ वहाँ सब जगह इस गांव के साथ, इस क्षेत्र के साथ, हम सब लोगों के साथ साथ रहेंगे। निश्चित रूप से उनकी जो शहादत हुई है, हम उनको नमन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री चरणों में उन्हें अपना स्थान दे और उनके पारिवारिक जो बच्चे हैं, छोटे हैं, सभी को, पिताजी हैं, उनके संबंधी हैं, पत्नी हैं, उन सभी को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में भले ही अभी थोड़ा सा वक्त बचा हो, लेकिन सियासी हलचल तेज है। खासकर दल बदल को लेकर माहौल खासा गर्म है। यशपाल आर्या कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद गुरुवार को हल्द्वानी पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। यशपाल आर्या ने कहा कि 2022 में बड़ा बदलाव आने वाला है। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बाजपुर सीट से ही वो चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी में लोकतंत्र नहीं है, कांग्रेस में बोलने की पूरी आजादी है, लिहाजा वो अपने परिवार में वापस लौट आए हैं और इस साल के विधानसभा चुनाव को लेकर जल्द विजय शंखनाद होगा। मेरा पूरा राजनीतिक जीवन शुरुआती समय एक कार्यकर्ता के रूप में स्टूडेंट्स था। कॉलेज छोड़ने के बाद सीधे मैंने राजनीति में प्रवेश किया तो कांग्रेस दिखाई दी, सीधे नारायण दत्त तिवारी जी दिखाई दिए और मैंने शुरुआत की, संघर्ष किया, मेहनत की। कांग्रेस ने अपनाया, कांग्रेस ने सम्मान दिया, कांग्रेस ने जगह दी, कांग्रेस ने पहचान दी और 40-42 साल ज़िंदगी के 40-42 सालों में यही मैं लगातार करता रहा हूँ और मुझे 42 सालों में कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ मिला। प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, जिला कांग्रेस का अध्यक्ष, युवक कांग्रेस का अध्यक्ष, मिनिस्टर दिया और केंद्रीय नेतृत्व का मुझे आशीर्वाद भी हमेशा मिला। मैं सोनिया जी का बहुत ऋणी हूँ, उन्होंने मुझे बहुत स्नेह दिया, सम्मान दिया, जगह दी, अपने परिवार के बीच में जगह दी है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि इस महीने परिवर्तन यात्रा का तीसरा चरण प्रारंभ किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि परिवर्तन यात्रा में जनसैलाब उमड़ रहा है, लोगों का स्नेह आशीर्वाद मिल रहा है। इससे ये साबित हो चुका है कि जनता परिवर्तन के मूड में है और आने वाली सरकार 2022 में कांग्रेस की होगी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को देखते हुए जहां सभी राजनीतिक दल चुनावी प्रचार में जुट गए हैं, तो इसी के साथ राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो चुका है और इस संबंध में कांग्रेस के पूर्व विधायक और प्रदेश अनुसूचित जाति संगठन के अध्यक्ष राजकुमार ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को चुनाव के वक्त ही जनता की याद आती है और अब जबकि चुनाव 2 महीने ही दूर है तो लगातार घोषणाएं हो रही हैं। इसके साथ ही बीजेपी की सरकार प्रदेश की मलिन बस्तियों में छापेमारी कर वहां रहने वालों का उत्पीड़न कर रही है। जहां एक और सरकार कहती है कि कोई बस्ती उजाड़ी नहीं जाएगी, वहीं दूसरी ओर उनका छापेमारी कर उत्पीड़न करना उनकी कथनी और करनी में अंतर को साफ जाहिर करता है। हमारी जो पार्टी की आइडियोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ मन की बात थोपी नहीं जाती, मन की बात सुनी जाती है। तो उसी को रखते हुए हमने जो है ये डिबेट कंपटीशन हम लोग ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पे ये भाषण प्रतियोगिता कराई जाएगी। तो इसका जो है हर एक ज़िले में हम लोग जो है इसका हर एक ज़िले में इसका कार्यक्रम करा रहे हैं। तो ये 17 अक्टूबर को हमने देहरादून के कांग्रेस भवन में ये कार्यक्रम रखा है, जिसमें जो भी युवा हैं, अंडर 35 एज ग्रुप के लोग हैं, वो अपने मन की बात जो रखना चाहते हैं, बेरोजगारी, महंगाई या जो भी जनता की समस्याएं हैं, कोरोना जो है मिसमैनेजमेंट है, उसको लेकर या जो भी उनके मुद्दे हैं वो उन्हें लेकर आ सकते हैं। 1-2 मिनट का उन्हें समय दिया जाएगा, वो उसमें अपनी बात रख सकते हैं और जो भी लोग सबसे अच्छा बोलेंगे, सबसे अच्छे जो लोग चुने जाएंगे, तो उनमें से टॉप 5 लोग हम सेलेक्ट करके और उन्हें जो है स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर भी लेकर जाएंगे।
कलियर में उर्स के शबाब पर पहुंचने से पहले ही एक पूर्व बीजेपी नेता ने सुरक्षा को लेकर बने नियम कायदों को ताक पर रख दिया। पूरा लाभ लश्कर लेकर दरगाह पर हाजिरी देने पहुंचे पूर्व बीजेपी नेता अवतार सिंह भड़ाना ने ड्रोन कैमरा उड़ाकर वीडियोग्राफी कराई, जबकि नियमानुसार दरगाह परिसर की वीडियोग्राफी करने और ड्रोन उड़ाने के लिए पुलिस प्रशासन की अनुमति जरूरी है। हैरत की बात यह है कि नियमों की धज्जियां दरगाह पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में उड़ाई गई। अब इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जांच बैठा दी है। कोरोना काल से दम तोड़ते उत्तराखंड की पर्यटन व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए धामी सरकार तमाम प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में उत्तराखंड के चारों धामों को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ा गया है। गौचर की हवाई पट्टी से बद्रीनाथ जा रहे तीर्थ यात्रियों को हेली सेवा का पूरा लाभ मिल रहा है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री हरे कृष्ण भट्ट ने सरकार की ओर से चलाई जा रही हेली सेवा के महंगे किराए पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि ये सेवा सिर्फ पूंजीपतियों के लिए है, आम जनता की पहुंच से हेली सेवा कोसों दूर है। जी, पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के लिए एक वरदान साबित है ये सेवा, और इससे अभी काफ़ी लोगों को राहत मिली हुई है और काफ़ी बुकिंग हमारे पास बढ़ गई है। हम लोग ऑनलाइन भी बुक कर रहे हैं, ऑफलाइन भी बुक कर रहे हैं, और तो अभी काफ़ी ग्रोथ है बुकिंग में। चार धाम पे यात्रा आने वाले लोग, चार धाम पे आने वाले लोग जो हैं यहाँ पे डेली सर्विस हम लोग दे रहे हैं, तो आ ही रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। मतलब सेवा जो शुरू की गई है, कहने को तो ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है, लेकिन किराया इसका इतना ज़्यादा है कि पर्यटक की जेब किसी की पहुंच से बहुत बाहर है, आम आदमी की पहुंच से बाहर है। भाई जो है किराया तो कम होना चाहिए। अब जिसको ज़रूरतमंद जो है वो तो कैसे करके भी जाएगा, हेली सर्विस का इस्तेमाल करेगा, चाहे किराया तुम 10,000 कर दो। लेकिन अगर सरकार की योजना इसको आम आदमी तक पहुंचाने की है तो किराया तो कम करना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा किराया है। इस प्रकार जब आज चारों तरफ बेरोजगारी है, लोग जो है पाई के लिए तरस रहे हैं, बेरोजगारी चारों तरफ फैली है, तो अगर पर्यटन को बढ़ावा देना है तो किराया तो कम करना पड़ेगा, कम होना चाहिए इसका किराया कम। लक्सर स्वास्थ्य विभाग ने डीएम के आदेश पर 30 गांव में 35 केंद्र बनाकर कोरोना टीकाकरण किया। सभी केंद्रों पर कोवैक्सीन और कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज लगाई गई। एसडीएम वैभव गुप्ता ने सेक्शन साइट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुल्तानपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई कर्मचारी नदारद मिले, वहीं सफाई कर्मी तैनात न होने से गंदगी का अंबार भी दिखाई दिया। एसडीएम ने नाराजगी जाहिर की, साथ ही गैर हाजिर सभी कर्मचारियों के खिलाफ रिपोर्ट तैयार कर डीएम को भेजी है। सुल्तानपुर पीएससी का निरीक्षण किया गया। यहाँ पर जो एएनएम है उनको यहाँ पर 100% वैक्सीनेशन कराने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। डोर टू डोर कैंपेन चलाया जा रहा है और सभी से वार्ता करके इसको कार्य को कराया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान यहाँ पीएससी का निरीक्षण किया गया तो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा गंदगी है, क्योंकि यहाँ पर सफाई कर्मचारी काफ़ी दिनों से अनुपस्थित चल रहे हैं। साथ ही यहाँ पर रेगुलर डॉक्टर की नियुक्ति नहीं है, तो यहाँ पर चीफ फार्मासिस्ट द्वारा ही जो है इसमें कार्य देखा जा रहा है। चले वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। मैं शिवी, एक आर्किटेक्ट और दिल्ली गवर्नमेंट के एजुकेशन मेंटर भी। मैं जब मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ी थी, बहुत लोगों ने पूछा ऑफिस के साथ कैसे मैनेज करेगी, तो मैंने कहा चाय बनाते बनाते यहाँ 10 मिनट में मेरी चाय बनेगी और उतने में मैं एक बच्चे के एजुकेशन मेंटर बनके उसको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ, उससे कंफ्यूजन्स दूर कर सकते हैं। 10 मिनट मैं अपने देश के आने वाले कल को दे सकती हूँ। हाय श्रीदी। हाय अभा। आर्किटेक्ट बनने के लिए मुझे 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए? हाँ, 10th के बाद देखो। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए
750004 0004 पर मिस्ड कॉल दें। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट, और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। पंजाब सरकार वातावरण सुरक्षा ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50% ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 80% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ 715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ वचनबद्ध पंजाब सरकार। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार। मंत्री से संतरी, पहर दर पहर, हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देवभूमि दर्शन उत्तराखंड। लक्सर में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान आबकारी निरीक्षक ने एसडीएम को दस्तावेज दिखाने से इनकार कर दिया। आबकारी निरीक्षक पर एसडीएम और उनकी टीम से अभद्रता करने का भी आरोप लगा है। एसडीएम ने उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संतुति डीएम को भेजी है, साथ ही पुलिस को तहरीर देने की भी बात कही है। से कुछ शिकायतें मिल रही थी कि आबकारी निरीक्षक के कार्यालय में कुछ गड़बड़ है और वहाँ कुछ अनियमितताएं हैं और कुछ इस प्रकार का कुछ और जगह से भी कुछ बातें संज्ञान में आ रही थी। इस संबंध में आज टीम के साथ निरीक्षण किया गया तो वहाँ पर आबकारी निरीक्षक ने साफ मना कर दिया है कि वो किसी भी मुझे मतलब कोई भी रिकॉर्ड नहीं देंगे और मैं सक्षम नहीं हूँ कि उनका किसी रिकॉर्ड की चेकिंग कर सकूँ। और यदि मुझे निरीक्षण करना है 3 दिन पहले का नोटिस दिया जाए और उनसे मेरे द्वारा अटेंडेंस का रिकॉर्ड मांगा गया कि आपके यहाँ पर कितने कार्मिक हैं। तो उनके द्वारा कहा गया कि उनके द्वारा कोई अटेंडेंस रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता है क्योंकि उनके आबकारी अधिनियम में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। और साथ ये कहा गया है कि उनके पास कोई मूवमेंट रजिस्टर भी नहीं है कि क्षेत्र में किस समय उनके कार्मिक जाते हैं और ना ही उन्होंने मुझे कोई अभिलेख दिखाया कि यहाँ पर जो हमारे जो आबकारी का जो राजस्व है वो किस प्रकार से लिया जा रहा है, उनके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय के उपनल कर्मचारियों का आंदोलन लगातार जारी है। कर्मचारियों ने बुद्ध पार्क से एसडीएम कोर्ट तक काली पट्टी बांधकर रैली निकाली। उपनल कर्मचारियों का कहना है कि वो सरकार से 2 सूत्रीय मांगों की लंबी समय से मांग कर रहे हैं, जिसमें समान कार्य समान वेतन, उपनल कर्मचारियों की
स्थायी नियमितीकरण की मांग शामिल है। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार ने वेतन में 2 से 3 हजार की बढ़ोतरी कर उनका अपमान किया है। फैसले को अगर वापस नहीं लिया गया तो आत्मदाह की चेतावनी भी कर्मचारियों ने दी है। मान जाएंगे। शिक्षा मित्रों का 10,000 रुपया बढ़ा दिया है और श्रम विभाग का बढ़ाया, बिजली विभाग का बढ़ा दिया, हर किसी का बढ़ा दिया। और हम लोग कोरोना वॉरियर दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, दिन रात हम लोग मरे रहे, वहाँ लाशें उठाते उठाते हम लोग थक गए और हम लोगों को 2,000 रुपये का झुंझुना पकड़ा दिया सरकार ने। हमारी मांग है समान कार्य का समान वेतन, तो उसके बदले सरकार ने 2,000-3,000 का झुंझुना दिया है। हम उस झुंझुने को नहीं मानेंगे क्योंकि हम कोरोना वॉरियर हैं और 17-18 साल से इस हॉस्पिटल को सेवा दे चुके हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम इस आंदोलन में डटे रहेंगे। बाजपुर में उत्तराखंड जनजाति सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष रामकृष्ण सिंह रावत ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय की व्यवस्था को देखकर खुशी जाहिर की। उन्होंने विद्यालय में बच्चों के बैठने की व्यवस्था और कक्षाओं का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाएं बेहतर दिखने पर रामकृष्ण सिंह रावत ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार जनजातीय समाज के छात्र छात्राओं को लेकर लगातार काम कर रही है, जिससे जनजातीय समाज को पहली पंक्ति में लाकर खड़ा किया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि बाजपुर में बनने वाले एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पर लगी रोक के जल्द हटने के बाद विद्यालय का निर्माण कार्य फिर शुरू करा दिया जाएगा। जो जहाँ पर विद्यालय चल रहा है इस स्थान पर, और ये सूद साहब की जो प्रॉपर्टी है उसमें, और मैंने यहाँ आके देखा तो मुझे काफ़ी मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि जो किराए की बिल्डिंग है जहाँ पर हमारा विद्यालय चल रहा है वो एक ऐसी जगह में होगा। तो सूद साहब ने बिल्कुल ये परफेक्ट जगह बनाई हुई है। मैं काफ़ी प्रभावित हूँ यहाँ आके आकर के। पहले तो मैं ये सोच रहा था कि भाई किराए की बिल्डिंग में हमारा विद्यालय चल रहा है, कैसा उसमें होगा, स्टाफ रूम, बच्चों को पढ़ने के लिए किचन वगैरह कैसा होगा, क्या व्यवस्था होगी, लेकिन मैं काफ़ी प्रभावित हूँ कि बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ। उधर कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने के लिए नरेंद्र नगर विधानसभा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जहां कोरोना काल में ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर ढंग से काम करने वाले समस्त क्षेत्र पंचायत सदस्यों और ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि कोरोना काल के दौरान डॉक्टर, पुलिस आदि ने फ्रंट वॉरियर्स के रूप में काम किया। इस दौरान गांव के क्षेत्र पंचायत सदस्यों और प्रधानों ने मोर्चा संभाले रखा और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए स्थिति को नियंत्रित रखने में अपना भरपूर सहयोग दिया। कोविड के दौर में लोग शहरों को छोड़कर वापस अपने घर की जब वापस आए थे, ऐसे में प्रधान के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, कैसे उन लोगों को क्वारंटाइन करें, कैसे उन लोगों की व्यवस्था करें और जान को अपने गांव को बचाने का काम भी करें। तो जिस तरह प्रधानों ने लीडरशिप ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, तो कहीं ना कहीं वो सम्मान के पात्र थे। आज हम लोगों ने उनको सम्मानित करके यही एक थोड़ा प्रयास किया था ताकि हर अच्छे काम करने वाले को समाज में सम्मान मिलेगा, तो इससे दूसरे लोग प्रेरित होंगे। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।